हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हमारे चैनल पे बनी हुई हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। साथ ही साथ नोट्स कॉपी डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहली टॉपिक जो है हमारा वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी 1968। तो ये पॉलिसी के बारे में हम कुछ फीचर्स इसके पढ़ेंगे। ये पॉलिसी में बेसिकली प्रिपेयर की गई थी कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कंट्री में है उससे इम्प्रूव किया जाए और जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से हर सिटीज़न को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब तक पहुंच पाएँ। तो इसका फोकस ही, इस पॉलिसी का फोकस ही यही था। इसके सेलेंट फीचर्स ये थे कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले आपको 14 साल की एज तक। जो आपकी स्टेटस है टीचर्स का, उनकी जो पेमेंट्स होती हैं या एजुकेशन जो है वो टीचर्स की वो एडुकेट हो, ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अल्टीमेटली आपको टीचर्स से ही मिलती है और वो ही अल्टीमेटली नेशनल डेवलपमेंट में आगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो टीचर्स का क्या स्टेटस है, उनको टाइमली सैलरीज मिले, उनको एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जो कि अल्टीमेटली आगे के फ्यूचर जनरेशन को प्रिपेयर करेंगे। तो वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था इनकी एनपी 1968 का। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस लाइक रीजनल लैंग्वेजेस, प्रमोट हिंदी एंड 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो रीजनल लैंग्वेजेस पे काफ़ी डेवलपमेंट हो, प्लस हिंदी को प्रमोट किया जाए और जो 3 लैंग्वेज फार्मूला यूज़ किया जा रहा है वो ज़्यादा एक्सपैंड हो या उसे ही हम फॉलो करें, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। इसके अलावा बात करी थी कि इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन, माइनॉरिटी, एससी एसटी। तो इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और चाहे वो कोई सी बैकवर्ड क्लास का हो या शेड्यूल कास्ट हो या लड़की हो, मतलब जेंडर माइनॉरिटी या कास्ट के बेसिस पे कोई भी आपके बीच में पढ़ाई से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो रूरल एरिया में हो रह रहे हो, गांव में रह रहे हो या सिटी में रह रहे हो, या फिर वो वीकर सेक्शन में हो, इकोनॉमिकली इतने साउंड ना हो, तब भी उनको सेम एजुकेशन मिले, सबके पास एक समान पढ़ाई शिक्षा का की अपॉर्चुनिटी हो, सब पढ़ सके। यही इसका सबसे मेन फीचर था इस पॉलिसी का, उसी पे ही फोकस करने के लिए ये बनाई गई थी। टैलेंट को आइडेंटिफाई करना जल्द से जल्द और इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना जितनी जल्द से जल्द पॉसिबल हो, ताकि वो उनका जो टैलेंट है वो फुली डेवलप हो सके। ऐसी मतलब आपकी नेशनल सर्विस या आपकी वर्क एक्सपीरियंस पार्टिसिपेशन हो नेशनल सर्विस में, कम्युनिटी सर्विस में, ये आपका एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फोकस इस पे भी काफ़ी किया गया था। साइंस और एजुकेशन और रिसर्च के ऊपर भी हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी, ताकि वो नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बुक्स पे भी फोकस किया गया कि क्वालिटी ऑफ बुक्स इम्प्रूव हो और बेस्ट राइटिंग टैलेंट को हम इंसेंटिव्स दें, सैलरीज दें, ताकि वो अच्छे से अच्छे बुक्स लिख पाएँ। अल्टीमेटली वो ही आपको, मतलब क्वालिटी बुक्स अच्छी होंगी तो बच्चे उन्हें पढ़ेंगे और अल्टीमेटली उनका एजुकेशन का स्तर काफ़ी अच्छा होगा। तो उस पर क्वालिटी ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, इसका एक मेन फीचर था ये। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो स्पेशल एम्फेसिस दिया गया कि डेवलपमेंट हो एजुकेशन की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाली फील्ड में भी, और एटलीस्ट एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो हर स्टेट के अंदर, और टेक्निकल एजुकेशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर हर इंडस्ट्री पे, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया और उसको एक इंटेग्रल पार्ट बनाया गया। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म्स भी काफ़ी सारे हुए, ताकि आपकी वैलिडिटी हो एग्ज़ामिनेशन की, रिलायबिलिटी हो एग्ज़ामिनेशन की, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस बने आपका इवैल्यूएशन, जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे उनकी अचीवमेंट्स को और लेवल हाई करने में।
तो उनकी अचीवमेंट्स अच्छी हों, उनका वो अच्छे से समझ पाए, रादर देन सिर्फ चेक करने के फोकस ये किया गया है कि उनकी कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन हो और डायग्नोस करें उनकी प्रॉब्लम्स और उसके अकॉर्डिंगली हम रेमेडीज़ प्रोवाइड करें। तो रेमेडियल एजुकेशन इन सब पे ज़्यादा फोकस किया गया ताकि एग्जामिनेशंस को सिर्फ एक जजमेंट के तौर पे ना लिया जाए, बाकी सारी चीज़ों को भी कॉन्टिन्यूस एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कंसिडर किया जाए। इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस किया गया, उस पे ये बोला गया कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हों आपके टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, और उसी पे ही काफ़ी ज़्यादा फोकस हो। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे भी फोकस किया गया कि जो भी चीज़ें चाहिए नई यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए या पीजी कोर्सेज पे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने पे फोकस किया गया। ऐसे सेंटर्स बनाए गए जो एडवांस स्टडीज़ को फोकस करें या सपोर्ट करें, रिसर्च वर्क पे काम ज़्यादा हो, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं और उस पर ही ज़्यादा फोकस करें। ऐसे कोर्सेज हम ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएट करें ताकि इन सब सेक्टर्स में भी हम अच्छे से ग्रो कर पाएँ। इसके अलावा पार्ट टाइम कोर्सेज पे भी और जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज थे उनको भी सेम स्टेटस मिले और फैसिलिटीज़ मिले जो कि फुल टाइम कोर्सेज को अभी तक मिल रही थी। गेम्स और स्पोर्ट्स भी लार्ज स्केल पे डेवलप हो, यही ऑब्जेक्टिव था ताकि बच्चों की फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्समैनशिप एक एवरेज स्टूडेंट के अंदर अच्छी हो। एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी काफ़ी ब्रॉडली यूनिफॉर्म हो सारी कंट्री में, अल्टीमेटली अडॉप्ट किया गया 10+2+3 पैटर्न, 10+2 इज़ 12 प्लस 3 ईयर्स फॉर ग्रेजुएशन। तो इस फॉर्मूला को, इस पैटर्न को फॉलो किया गया, यूनिफॉर्मली हो, हर स्टेट में यही फॉलो हो, तो ये अडाप्ट किया गया कंट्री द्वारा। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर था इसका, जिसपे फोकस किया गया कि उनके राइट्स को प्रमोट किया जाए, प्लस उनका इंटरेस्ट जो है एजुकेशन में वो बढ़ाया जाए। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही ये सब पॉलिसी 1968 की बनाई गई। अब बात करते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की। ये पार्लियामेंट में अडॉप्ट की गई थी मई 1986 में। तो इसके क्या फीचर्स थे उसके बारे में बात करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है। ये जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो बेस्ड था आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर, जिसमें कुछ कॉमन कोर चीज़ें थी प्लस कुछ फ्लेक्सिबल कंपोनेंट्स भी थे। तो जो कॉमन कोर कंपोनेंट्स थे वो थे कि आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट के बारे में ज़रूर होगा इसके अंदर ऐड होगा आपके करिकुलम के अंदर, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस और जो भी कंटेंट एसेंशियल है नेशनल आइडेंटिटी को नर्चर करने के लिए, वो सारा इसका पार्ट बनाया ही जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा फोकस था वो था आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर। वो इस पॉलिसी ने इम्पोर्टेंस दी जो कि बच्चे यंग हैं उनकी केयर के ऊपर, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। तो जो सबसे छोटे बच्चे हैं उनकी केयर और उनकी एजुकेशन के ऊपर इसका मेन फोकस था। इसके अलावा बात करी इन्होंने आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कंटेन करता है कॉमन कोर प्लस अलॉन्ग विद अदर कंपोनेंट्स। तो ये जो भी जैसे पहले भी बताया कि ये कॉमन चीज़ें कुछ थी आपके करिकुलम फ्रेमवर्क में, प्लस काफ़ी सारे ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी थे। दूसरा फोकस इसमें था आपकी इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, तो सबको पढ़ने का हक है, चाहे आप कोई सी भी कास्ट के हो, कोई से भी रिलीजन के हो, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ने की। एजुकेशन सबके लिए है, शिक्षा सबके लिए है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है ये, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वो इक्वल है सबके लिए, वो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एंड पे नहीं करता। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फॉर ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की गई। वो जो वुमेन इलिटरेसी थी कि पहले सिर्फ औरतें नहीं पढ़ सकती, उसे भी हटाया गया, अब एजुकेशन दी गई औरतों को भी प्लस माइनॉरिटीज़ को भी। एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल ऑल्सो, तो अब पहले क्या था, इनकी एजुकेशन माइनॉरिटीज़ हो या वुमेन्स हो या फिर आपके SC ST हो या फिर आपके हैंडीकैप लोग हों, जो डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जा रहा था। पर अब इस पॉलिसी के अंदर ये ज़्यादा अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो, चाइल्ड सेंटर अप्रोच हो, बच्चे का ध्यान में रखकर एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन करिकुलम बनाया जाए, ऐसे स्पेस सेटिंग स्कूल्स बनाए जाए जो टैलेंटेड
स्टूडेंट चिल्ड्रन है लार्जली जो रूरल एरिया से आते हैं, उनको आगे अपने टैलेंट को डेवलप करने का स्कोप मिल पाए, और टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया जाए, और यूनिवर्सल एनरोलमेंट हो और रिटेंशन हो। जो भी बच्चे 14 साल तक की एज के हैं, तो जितने भी ड्रॉप आउट्स हो रहे थे पैसे की दिक्कत की वजह से, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से या गरीबी की वजह से, उनके रिटेंशन पे फोकस किया गया, उनकी पढ़ाई लिखाई पे फोकस किया गया, ताकि वो बच्चे ना स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों। ऐसी चीज़ें बनाई गई, ऐसे इंसेंटिव्स दिए गए, फैमिली को दिए गए, सपोर्ट दिया गया, एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करी गई, बुक्स की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई ताकि बच्चा स्कूल आए, प्लस स्कूल कुछ भी मजबूरी के कारण छोड़े नहीं 14 साल की उम्र तक तो एटलीस्ट। इस पॉलिसी को बहुत लार्जली इफ़ यू वांट टू स्टडी बहुत डीप डाउन होकर, तो आप कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की एक वीडियो बनी हुई है हमारी प्लेलिस्ट में, मैं उसका ट्राई करूँगी आपको लिंक देने का, वो आप देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारे पॉइंटर्स बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, प्लस नोट्स भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हो। ये मैंने सम अप करके थोड़े से पॉइंट्स आपको अभी समझाने के लिए बता दिए थे। तो इसके बाद जो हम पॉलिसी बात करेंगे वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एमडीयू जून 2019 में ऑलरेडी आया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूजुअली 16 नंबर में पूछा जाता है। तो ये जो एक्ट थी वो बेसिकली फोकस करती थी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो बच्चों की 6 से 14 साल की, जिनकी भी उम्र है, उनको ये फंडामेंटल राइट है कि वो पढ़े और उनको फ्री एजुकेशन दी जाए। तो ये इन्फोर्स कब हुई? अप्रैल 2010 के अंदर, अप्रैल 1 से। ये हिस्टोरिक डे था इंडिया के लिए भी एजुकेशन के अंदर, ताकि एक राइट टू लाइफ की तरह एजुकेशन का भी आपको एक लीगल स्टेटस मिला था। तो इसका क्या फोकस था? हर बच्चा जिसका एज ग्रुप 6 से 14 साल का है, उसको जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है 8 साल की, वो ज़रूर मिलेगी, ये उसका राइट है। कोई भी बच्चा किसी भी डॉक्यूमेंट्स की मिसिंग हो या कोई सी भी एजुकेशन साइकिल हो, उसके बेसिस पे एडमिशन डिनाई नहीं हो सकता। एडमिशन ज़रूर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हों या नहीं हो, या प्रॉपर एजुकेशन साइकिल चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। कोई एडमिशन टेस्ट नहीं लिया जाएगा एडमिशन के टाइम पर, बिना किसी टेस्ट के ही आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा जो फोकस किया गया कि हर प्राइवेट स्कूल को 25% गरीबी रेखा के जो डिसएडवांटेज जो वीकर सेक्शन है या डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ हैं, उनको एनरोल करना ही पड़ेगा। उनको आपको सीट्स मिनिमम 25% हर प्राइवेट स्कूल में इन बच्चों के लिए जो वीकर सेक्शन के हैं या डिसएडवांटेज ग्रुप के हैं, उनको दी ही जाएगी। तो इस कैटेगरी में कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ सकते, ये कोटा आपको पूरा, हर सीट को आपको पूरा फिल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि कोई स्कूल फीस नहीं ली जाएगी, कोई चार्जेस एक्सपेंसेस नहीं पे करेगा कोई भी बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सब कुछ फ्री होगा। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोविजंस बनाए जाएंगे अगर जो भी बच्चा 6 साल से ऊपर ज़्यादा स्कूल्स में एडमिट नहीं हुआ या वो किसी भी कारण से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो एक अप्रोप्रिएट क्लास में उसे एडमिट करने के लिए जो भी ज़रूरत होगी स्पेशल ट्रेनिंग की, ताकि वो बाकी बच्चों के साथ एट पार रहे, एक समान हो जाए, वो स्पेशल प्रोविज़न ट्रेनिंग्स के वो सब दिए जाएंगे अगर जो भी बच्चे ने स्कूल्स रेगुलर या कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जो 14 साल के बाद भी अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें मनाही दी जाएगी, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे। अब स्कूल डज नॉट प्रोवाइड, अगर बच्चे को लगता है कि प्रॉपर एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी बच्चे को नहीं मिल रही, तो वो किसी और गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर ट्रांसफ़र ले सकता है। और जो भी बच्चे हैं उनको फ्री टेक्स्ट बुक, राइटिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म मिलेगी, इसके लिए कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। और जो भी बच्चे हैं साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड नहीं होंगे, उन्हें फेल नहीं बोलोगे या फेल नहीं कर सकते क्लास 8 तक, या एक्सपेल नहीं कर सकते स्कूल से, या उन्हें किसी भी रीज़न से आप साइकोलॉजिकली अब्यूज़ नहीं करोगे क्लास 8th तक एटलीस्ट,
प्राइवेट ट्यूशंस टीचर्स द्वारा नहीं दी जाएंगी, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। और प्लस प्रोहिबिट डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल पर्पसेस, तो जो भी नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए टीचर्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड चीज़ों में हम उनका ध्यान केंद्रित करेंगे, इसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं डालेंगे। ये एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीचर्स की कि वो बच्चों को पढ़ाए अच्छे से और उन पे फोकस करें। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स टू बी लेड डाउन बाय एकेडमिक अथॉरिटी ऑफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक किसी भी टीचर को अपॉइंट करने के लिए, तो वो एक सेंट्रलाइज एकेडमिक अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसी के बेसिस पे ही टीचर्स को अपॉइंट किया जाएगा। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन होगा हर स्कूल के अंदर, चाहे वो क्लासरूम्स हो, प्लेग्राउंड हो, सेपरेट टॉयलेट्स हो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, सेफ ड्रिंकिंग फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी हो, और किचन भी अच्छी हो, प्रॉपरली कुक्ड फूड हो आपकी मिड डे मील के लिए, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन हो, हाइजीन उसका मेंटेन होना चाहिए। लाइब्रेरी और आपका जो प्लेग्राउंड है वो भी प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। करिकुलम आपका इस तरीके से होना चाहिए ताकि वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, फ्रेंडली हो, मीडियम उसका मदर टंग हो एज फार एज पॉसिबल, और वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी फॉलो करता हो। तो ये सब चीज़ें आपकी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि काफ़ी बार पेपर में पूछी भी जा चुकी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब पॉइंट्स को आप और अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। मेजरली मैंने सारे पॉइंटर्स जॉट डाउन कर दिए हैं। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, ये आखिरी पॉलिसी होगी इस वीडियो की जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑन डिसेबिलिटी 2006। ये भी क्वेश्चन एमडीयू में काफ़ी बार पूछा गया है, तो काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको भी मिस ना करें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट करी थी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फरवरी 2006 के अंदर। ये डील करती थी फिजिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, जो भी बच्चा लोग डिसेबल्ड हैं या फिजिकली या मेंटली ऑटिस्टिक हैं या कोई भी उनको दिक्कत है, उनकी एजुकेशन, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया गया था। और ये और भी इसका पॉलिसी का फोकस था वुमेन्स के ऊपर, जो भी वुमेन डिसेबल्ड हैं या चाइल्ड जो डिसेबल्ड है उनको बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मिले, बिना रुकावट के पढ़ाई लिखाई, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ हो, सोशल सिक्योरिटी लगे कि वो समाज के अंदर उनका भी एक स्तर है और उनके बेसिस पे काफ़ी उनका भी जो स्तर है वो मेंटेन हो बाकी लोगों के जैसा ही, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इस पॉलिसी ने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो डिसेबल लोग हैं वो भी इक्वली वैल्यूएबल है, ह्यूमन रिसोर्स है कंट्री के लिए, और एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले ताकि उनको भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले पढ़ाई लिखाई की, ग्रोथ की, और उनके राइट्स भी हम अच्छे से प्रोटेक्ट करें और उनका पार्टिसिपेशन भी सोसाइटी में काफ़ी अच्छा हो। तो इन सब चीज़ों पे इस पॉलिसी ने फोकस किया। इस पॉलिसी के अंदर पहला जो फोकस था वो था प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी बेसिकली आप जैसे सबको भी मतलब आप जानते ही हो कि कितनी सारी ऐसी डिसीजेज़ हैं जो प्रिवेंटेबल है, होने से पहले ही हम उसे रोक सकते हैं। तो पॉलिसी का बेसिक फोकस ये था कि प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी हो, कि होने से पहले ही हम ऐसी डिसीजेस प्रिवेंट होने से पहले हम प्रिवेंशन मेजर्स लें ताकि डिसीजेज या कोई भी डिसेबिलिटी हो ही नहीं। तो इन सब चीज़ों की अवेयरनेस क्रिएट करना यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम पर ही, और उसको काफ़ी ज़्यादा जैसे कितने सारे वैक्सीन्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, ताकि बच्चे को इनिशियल स्टेज पे कोई भी लॉन्ग रन में आगे बीमारियां ना हो। तो आप देखते हो वो आपके बच्चों को या यूजुअली सब बच्चों का एक प्रॉपर चार्ट बना होता है ताकि डिसीजेस प्रिवेंट हो, कोई भी उनको दिक्कतें ना हो, उनकी वैक्सीन्स हो, प्लस प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रॉपर ग्रोथ हो, चाइल्ड की डेवलपमेंट अच्छे से हो ताकि कोई उसके अंदर डिसेबिलिटी या कोई कमी ना रहे। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया कि डिसीजेस होने से पहले ही जितने भी लेवल तक हम उसे रोक पाएँ, वो सबसे पहला फोकस था इस पॉलिसी का। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन मेजर्स लिए गए, ये इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया।
पहला आप कह सकते हो फिजिकल रिहैबिलिटेशन, जिसमें अर्ली डिटेक्शन की गई, इंटरवेंशंस किए गए, काउंसलिंग दी गई, मेडिकल इंटरवेंशंस दिए गए, एड्स दी आपको, अप्लाइंसेस दिए गए जो कि आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आपकी डिटेक्शन की जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है, जो भी फिजिकली आपको रिहैबिलिटेट करने के लिए। आपको वोकेशनल एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन हुई, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन को कंसिडर किया गया। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन हुई ताकि आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाओ सोसाइटी के अंदर, आपका को भी एक समान ही माना जाए, कोई कमी कम किसी से आका ना जाए। तीसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था एजुकेशन फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो लोगों की ऑलरेडी डिसेबिलिटी है उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए 18 साल की उम्र तक, ये सबसे बड़ा फोकस दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो लॉन्च किया गया इसी को ही माइंड में रखकर कि डिसेबल्ड लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई लिखाई हो और एनरोल हो एक अप्रोप्रिएट स्कूल्स के अंदर। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन हो इन लोगों की जिनके पास जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनकी, ऐसी वे बहुत वेज एम्प्लॉयमेंट दी गई और ऑर्गेनाइज की गई आपके ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ताकि आपके स्किल्स ऐसे हों ताकि आपको प्राइवेट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे से जॉब मिल पाए। प्लस एनकरेज किया गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के को भी और रिजर्वेशन दी गई काफ़ी डिसेबल्ड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, ताकि ये लोग भी इंडिपेंडेंट बन पाए। तो आप देख सकते हो कि ऐसे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया कि प्राइवेट सेक्टर में इजीली उन्हें जॉब मिल जाए, खुद वो एंटरप्रेन्योर भी बने, उसके ऊपर भी मोटिवेशन हो, उन्हें इंकरेजमेंट मिले। प्लस रिजर्वेशन तो आप देखते ही गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी होती ही हैं डिसेबल्ड कैटेगरी ये वाले लोगों के लिए, ताकि वो भी इंडिपेंडेंटली पैसा कमा पाए और इकोनॉमिकली स्टेबल हो पाए। इसके अलावा फोकस किया गया वुमेन्स विद डिसेबिलिटी। तो जिन वुमेन्स को डिसेबिलिटी थी उनके अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई अब्यूज़ ना हो, उस पर फोकस किया गया। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बनाए गए जो उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया। जो जितनी भी वुमेन्स विद डिसेबिलिटी थी और उनकी क्या स्पेशल नीड्स थी, उसके बेसिस पे वोकेशनल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ वगैरह सेटअप की गई। एजुकेशन में ये भी एक मेजर फोकस रखा गया। अब बात करेंगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उन पे भी काफ़ी फोकस किया गया। जिन बच्चों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अगर अच्छे से एक चिल्ड्रन जो है वो डेवलप होगा, उसको ही स्पेशल अटेंशन चाहिए होती है बचपन से ही, अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है किसी भी तरीके से। तो इंश्योर किया गया कि प्रॉपर केयर उन्हें मिले, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले, प्रॉपर सिक्योरिटी मिले। जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके ऊपर इंश्योर किया गया कि उनकी डिग्निटी, इक्वालिटी मेंटेन हो, ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को मिले जिसमें वो अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाएँ और हर किसी कार्य में उनकी फुल पार्टिसिपेशन हो। इंश्योर किया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस किया जाए और इफ़ेक्टिव एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर स्पेशल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाए इन बच्चों को जो भी डिसेबल्ड हैं। इंश्योर किया गया कि उनकी स्पेशल नीड्स को रिकग्नाइज किया जाए और बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए जो भी सीवियरली डिसेबल्ड हैं। तो उनकी पहले तो रिकग्नाइज करना कि उनकी क्या क्या नीड्स हैं, फिर केयर प्रोवाइड करना, और जो बच्चे सीवियरली डिसेबल्ड हैं उनके राइट्स को, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको हेल्प करना, ये सबसे बड़ा फोकस था ही इस पॉलिसी का। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जो कि आपको मूव करने में, आप पूरे समाज में सेफली फ्रीली घूम पाओ, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो आप इजीली अवेल कर पाओ, ऐसी एनवायरनमेंट बने ताकि ऐसा स्तर हो। एक ऐसा गोल ही उनका ये था कि एनवायरनमेंट ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में हेल्प करे इन लोगों की, जो कि वो हर काम विदाउट असिस्टेंस काम कर पाएँ, अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पाएँ मैक्सिमम एक्सटेंट तक। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो या पब्लिक यूज़ हो, पब्लिक बिल्डिंग्स हो, वो ईजिली एक्सेसिबल हो, बैरियर फ्री हो, ऐसा ना हो कि डिसेबल्ड लोग उसे यूज़ ही ना कर पाएँ। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया था इस पॉलिसी के अंदर। इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्विस, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि जो भी लोग डिसेबल्ड हैं उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिले किसी भी डिफ़िकल्टी के बिना और कम से कम टाइम के अंदर।
तो ये फोकस किया गया इस पॉलिसी के अंदर। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करती है जो भी लोगों को डिसेबिलिटी है या जो भी उनके गार्जियन हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी और आपकी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती हैं या डिसेबिलिटी पेंशन्स जो होती हैं वो उन्हें देती हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भी इनकरेज किया जाता है कि वो ऐसे सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाए इन लोगों के लिए। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट है इस पॉलिसी का वो है प्रमोशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज। तो एनजीओज आपको पता ही है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल्स प्रोवाइड करती हैं इन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जिन भी लोगों को जो भी लोग डिसेबल्ड हैं या फिज़िकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं। तो ऐसी एनजीओज को जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं, रिसर्च एक्टिविटीज़ करती हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट उनको एक्टिवली इन्वॉल्व करती है पॉलिसी फॉर्मेशन में या प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में या उसे मॉनिटर करने के लिए, और उनकी एडवाइजेज इन सारे इश्यूज से रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं डिसेबिलिटी के ऊपर, उन सब चीज़ों में उनसे सलाह मशवरा ज़रूर किया जाता है ताकि जो भी रिलेटेड डिसेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं वो सब सॉल्व हो पाएँ, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग हो सके या और पॉलिसी बनाई जा सके, और पर्टिकुलरली मेजर जो रोल है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सके। तो इनकी सहायता हर एंड पे ली जाती है गवर्नमेंट द्वारा भी, और ये एक्टिवली रोल प्ले करते हैं डिसेबल्ड लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने में। इसके अलावा जो पॉइंट है वो है कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो हमें रेगुलर कलेक्शन करनी है, कंपाइल करना है, एनालाइज करना है कि क्या कंडीशन है उन लोगों की जो डिसेबल्ड हैं। तो इसके लिए हर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है इन एवरी 10 ईयर्स सिंस 1981। तो हर 10 साल में 1981 से ये ही सारी क्या कंडीशन है इन लोगों की, डिसेबल्ड लोगों को कितनी चीज़ें उन तक पहुंच पाई हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, उनकी सोशल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो सब का डेटा एनालाइज करना, कलेक्ट करना और कंपाइल करना, वो सब काम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन करती है। रिसर्च करी जा रही है काफ़ी सारी चीज़ों में ताकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इन लोगों का, जिन लोगों जो भी डिसेबल्ड है, वो इम्प्रूव हो सके और जो भी चीज़ें क्योर हो सकें या किस तरीके का भी सोशल इकोनॉमिक हो या कल्चरल कंटेक्स्ट में हो या जो भी कॉजेज़ हैं डिसेबिलिटी के, उन सब चीज़ों में रिसर्चेस होती हैं ताकि फर्दर उस पर इम्प्रूवमेंट आए, सपोर्ट मिल सके हर एक्सटेंट तक। स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन और कल्चरल लाइफ में भी तो भी काफ़ी काम किया गया है इस सेक्टर में। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा थेरेपी की तरह काम करता है और एक कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ाता है। तो ये इन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के पास पूरा राइट हो कि वो स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें, और गवर्नमेंट भी ऐसे नेसेसरी स्टेप्स ले ताकि इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए वेरियस रिक्रिएशन, कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।